जय हिंद विवर्स। नेवी एसएसआर एंड डबल ए की जो नोटिफिकेशन है अगस्त 21 बैच की, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मेरे बारे में सबसे पहले ऐसे आपको टाइटल मिलेगा, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड मेल। ध्यान रखेंगे ये मैरिड मेल के लिए नहीं है, अनमैरिड मेल के लिए है एंड फीमेल के लिए भी नहीं है। कैंडिडेट्स फॉर इनरोलमेंट एज सेलर्स, ये सेलर्स की भर्ती है, ऑफिसर्स की नहीं है। और वो जो कैटेगरी है दैट इज आर्टिफाइसर अप्रेंटिस एंड एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ये किस बैच के लिए है? अगस्त 21 बैच के लिए। मतलब जो ट्रेनिंग है आपकी अगस्त 21 बैच में शुरू होगी और जो कोर्स है वो भी अगस्त 21, सेम बात है। बैच का नाम ये हो जाता है और ट्रेनिंग आपकी कमेंस का मतलब शुरू होना। देन एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्या योग्यता है? कुछ टफ वर्ड मैंने हर स्लाइड में लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल, ये जो फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, सब लोग अप्लाई नहीं करेंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वही अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग कि ऐसा होना चाहिए, लाइक भारत का नागरिक होना चाहिए, इतना उम्र होना चाहिए, सारी चीजें। तो ये जो ग्रुप है ये डबल ए एंड एसएसआर की जो कैटेगरी है, वैकेंसी 500 डबल ए के लिए, एसएसआर के लिए 2000 लगभग अप्रॉक्सीमेटली है ये अगस्त 21 बैच के लिए। एंड ये जो मार्क है, ईयर मार्क मतलब होता है निर्धारित होना, तो ये स्टेट वाइज मैनर में जो ये वैकेंसी है वो निर्धारित की गई है ताकि हर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन रहे। और लगभग 2500 जो वैकेंसी हो गई इन दोनों को मिला के। फाइन। सो ये है लगभग 10,000 कैंडिडेट्स को वो रिटन एग्जाम के लिए बुलाएंगे एंड फिजिकल के लिए। तो जो रिटन क्वालिफाई होगा वो पीएफटी में अपियर होगा। और जो ये एडमिट कार्ड इशू करेंगे केवल 10,000 कैंडिडेट्स के लिए। और वो जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, बदलेगा स्टेट वाइज, क्योंकि जो मेरिट के अनुसार वो डिसाइड करेंगे। ये अभी उन्होंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, आगे हम देखेंगे। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अप्रेंटिस के लिए आपको 10+2 में 60% चाहिए, मैथ्स फिजिक्स एसएसआर में दोनों में। एंड यहाँ पे कोई परसेंटेज वाला इशू नहीं है, और लेकिन जो सब्जेक्ट है मैथ्स एंड फिजिक्स ही होना चाहिए 10+2 में। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो डिप्लोमा होल्डर है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरे एक कैंडिडेट का फोन आया था। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि डिप्लोमा होल्डर की एक अलग से वैकेंसी आती थी जिसको बोलते हैं डीईडीएच, डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर। अभी वो वैकेंसी पिछले कई सालों से 2014-15 के बाद आई नहीं है, रफली अराउंड। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा होल्डर जो है आईएएफ में वो अप्लाई कर सकते हैं एज एन एयरमैन, एंड कोस्ट गार्ड में भी एज ए सेलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप इससे डिसअपॉइंट ना हो सकता है फ्यूचर में ये भर्तियां जो है डीईडीएच को लेके वो फिर से हो जाए। बट फिलहाल नेवी में ऑप्शन ये नहीं आ रहा है। आप कोशिश करें फॉर्म फिलअप करने के लिए, यदि हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ कर नहीं सकते। तो ये मेन बात हो गई क्वालिफिकेशन की। देन एज, यहाँ पे एज मेंशन किया हुआ है इस ग्रुप के। यदि मन में सवाल आ रहा है कि नेक्स्ट वैकेंसी में एज क्या होगी, यदि इस बार तो 10,000 ही कॉल अप लेटर इशू हो रहा है, तो उस कंडीशन में जस्ट क्या करेंगे आप, 6 मंथ इधर ऐड करेंगे, 6 मंथ इधर ऐड करेंगे। तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसा आएगा। और यदि किसी वजह से अगले साल भर्ती आती है तो उस कंडीशन में ये डेट ऑफ बर्थ सीधा आप 1 ईयर यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो फाइनली ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। देन पे एंड पक्विजिट, इसका प्रोनाउंसिएशन है पक्विजिट। पे मतलब वेतन और पक्विजिट माने स्पेशल जो प्रिविलेजेज हैं, सुविधाएं हैं और क्या आपको चीजें मिलेंगी उसके बारे में। तो पे एंड अलाउंस, तो इनिशियल जो ट्रेनिंग पीरियड है आपको एक भत्ता मिलेगा, एक वेतन मिलेगा लगभग इतना पर मंथ। इसमें से कुछ अमाउंट कट हो जाता है ट्रेनिंग में, क्योंकि कुछ पैसा इसमें से आपका जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दी जाती है जो नॉर्मली गवर्नमेंट नहीं देती, ट्रेनिंग में नहीं इशू होता, लेकिन आपके लिए जरूरत होता है। तो उस कंडीशन में कुछ ये ट्रेनिंग पीरियड में आपको पर मंथ में भी अराउंड 9,000 10,000 आपका आपको इशू होगा। देन विल बी एडमिसिबल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग। इनिशियल मतलब ये जो ट्रेनिंग है उसको खत्म होने के बाद, प्रारंभिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको लेवल 3 जो पे लेवल है उसमें आप जाएंगे डिफेंस पे मैट्रिक्स में। डिफेंस पे का एक अलग मैट्रिक्स है, उस लेवल में आप जाएंगे पे लेवल 3 में। ध्यान रखेंगे इसमें कई तरह का लेवल है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ट्रेनिंग के बाद आप लेवल 3 पे में जाएंगे और वो कुछ पेमेंट कुछ ऐसा होगा। देन इसके अलावा आपको एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे जो कि एक अलाउंस है वो भी ऐसा मिलेगा, पर मंथ सबको मिलता है। एंड देन डी है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको आप बोलते हैं वो, ये सबको। एंड देन ग्रुप एक्स, ये जो पेमेंट है एक्स ग्रुप की जो अलाउंस है वो केवल अप्रेंटिस को, एक तरह से बोला जाए तो टेक्निकल अलाउंस बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मली अप्रेंटिस जो हैं वो टेक्निकल माने जाते हैं और इनको ये अलाउंस मिलता है
एंड देन ये जो अमाउंट होगा वो ये अमाउंट होगा 3600 एंड प्लस डीए तो सबको है, एंड एज अंडर ट्रेनिंग एंड 6200 पर मंथ प्लस डीए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ये डिप्लोमा के बाद। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड अप्रेंटिस को जो है वो एक्स ग्रुप का जो अलाउंस है दैट विल बी 3600 पर मंथ, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इट विल बी 6200 पर मंथ ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस AICTE रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा। ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है ये आप सबको डिप्लोमा देती है नेवी ट्रेनिंग कराने के बाद आर्टिफाइसर को। तो उसके बाद इनका जो पर मंथ अलाउंस है भत्ता जो है ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कंपेयर टू SSR। इसको टेक्निकल अलाउंस भी बोलते हैं सर्विस में। देन प्रमोशन के बारे में बता दें तो प्रमोशन जो हाईएस्ट रैंक है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर बोलते हैं, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। सो दिस इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ अ सेलर इन इंडियन नेवी, एंड ये जो रैंक है वो आपको जो आर्मी है उसमें आपको बोलते हैं सूबेदार मेजर, एंड एयरफोर्स में इट इज कॉल्ड MWO मास्टर वारंट ऑफिसर। तो ये जो पेमेंट है उनका हाईएस्ट जो है वो यहाँ तक जाता है। एंड अभी तो जब पे कमीशन लागू होता है जो हर 10 ईयर्स के बाद लागू होता है तो उसके बाद ये काफी इंप्रूव हो जाता है, एंड उनको भी ये सारी चीजें डीए एंड ऑल, एंड उनको अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं कि कमीशनड ऑफिसर बनने के लिए ओके उसको ऑनरेरी बोलते हैं। यदि आप अच्छी सर्विस करते हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रैंक बन जाते हैं और उसके बाद या सेकंड क्लास भी जब बन जाते हैं 2 भी रहते हैं तो आपको ऑनरेरी ऑनरेरी कमीशनड ऑफिसर एक सम्मान के तौर पे दिया जाता है कि आप एक ऑफिसर का रैंक आपको दिया जाता है जिसके आगे ऑनरेरी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेवी में ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट बोला जाता है। देन वो तब डिपेंड करता है जब आप अच्छे से अपने जो ड्यूटी है करते हैं, सारी चीजें मेडिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं और जो बोर्ड का जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें आप क्वालिफाई होते हैं। देन कुछ और प्रिक्विजिट दो ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ट्रेनिंग में आपको एंड देयर आफ्टर ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद आपको बुक्स मिलेंगी, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, खाना एंड रहने की जगह एज पर जो इंटाइटलमेंट है। मतलब जितना आपका अधिकार है, हर रैंक का अलग अलग इंटाइटलमेंट है, वो सारी चीजें मिलेगी। देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट। देन लीव ट्रैवल कंसेशन जिसको शॉर्ट में आप LTC बोलते हैं, छुट्टी आप जाएंगे ट्रेन से या बाई एयर तो उसमें आपको 50% 100% कंसेशन मिलता है डिपेंडिंग अप टू रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपके लिए और आपके जो डिपेंडेंट है उनके लिए। अभी आप अनमैरिड हैं, आप 18 20 21 के बीच में हैं तो आपको सेल्फ को, देन मदर फादर एंड आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनको, ब्रदर को बिलो 18 ईयर्स तक मिलता है एंड सिस्टर्स को जब तक वो अनमैरिड हैं तब तक। ये गवर्नमेंट का रूल है, अभी कुछ चेंज हुआ होगा तो मालूम नहीं। देन ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स एंड अदर प्रिविलेजेस जो है बहुत तरह की चीजें हैं वो मिलती हैं। सेलर्स आर आल्सो इंटाइटल्ड टू एनुअल, एक आपको छुट्टी मिलती है जिसको एनुअल लीव बोलते हैं, कैजुअल इमरजेंसी लीव भी मिलता है। देन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हाउस रेंट अलाउंस, ये सब फ्यूचर के लिए है एक तरह से। देन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन, रिटायरमेंट के बाद, पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन, ग्रेचुटी, एक अच्छा खासा अमाउंट जो गवर्नमेंट देती है चूंकि आपने सर्विस किया है उसके लिए। देन आपका ने लीव इनकैशमेंट, लीव का बेसिकली आप लीव जो है अपनी छुट्टी जमा कर सकते हैं, आप सर्विस कर सकते हैं, अपनी छुट्टी को जमा करके आप छुट्टी नहीं जाएंगे तो उस चीज को आप इनकैश कर सकते हैं तो उसका भी पेमेंट। एंड ऑल प्रिक्विजिट आर एक्सटेंडेड एज पर सर्विस कंडीशन एंड देयर एलिजिबल एडमिसिबिलिटी एज पर जो भी गवर्नमेंट का रूल है, जो भी अमेंड होगा टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें रहेगी। देन इंश्योरेंस कवर, ये बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस कवर जो है अभी सेल 50 लाख है सेलर्स का एंड ऑफिसर का जो है वो 1 करोड़ है। ये बात जो है ये आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर भी लागू है। एयरफोर्स में भी एयरमैन की 50 लाख, ऑफिसर्स की 1 करोड़ एंड आर्मी में भी जवान की 50 लाख एंड ऑफिसर का 1 करोड़। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ये कोविड 19 के चलते अभी गवर्नमेंट ने 10,000 ही केवल कैंडिडेट्स को कॉल अप लेटर इशू करेंगे रिटेन के लिए, और जिस दिन रिटेन होगा उसी दिन PFT होगी। और ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो जो 10,000 कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ये डिपेंड करता है उनका परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम 10+2। तो इसलिए डिफरेंट स्टेट का जो है यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि ऑल इंडिया बेसिस पे मेरिट नहीं बन रही है किसकी, एडमिट कार्ड की। ये जो मेरिट बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी क्योंकि जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज है इसके लिए SSR की। लेकिन जो कॉल अप लेटर इशू होगा, वो एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो स्टेट वाइज इशू होगा सबके लिए, फाइन। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी सिलेक्शन के बाद वो बाद में बात करेंगे।
तो रिटेन टेस्ट होगा, पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था, अभी रिटेन टेस्ट है। ये अच्छी न्यूज़ है बेसिकली, जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कई बार सुनने में आया कि मेरिट बहुत जो है वो हाई जा रही है, तो इससे आपको छुटकारा मिलेगा। रिटेन टेस्ट ये जो नॉर्मली बाइलिंगुअल पेपर दोनों भाषाओं में हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, सो दैट विल बी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चार में से एक ऑप्शन सही चूज करना होगा, यहाँ पे लिखा भी है। एंड ये तो 4 सेक्शन के बारे में बात हो रही है, 4 सेक्शन में इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जीके, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑनलाइन में होता था वैसे ही है। एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 10+2 लेवल का जो है पेपर होगा। सिलेबस और जो भी बाकी चीजें आप वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं, सब कुछ वही है, यदि जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। देन पेपर ड्यूरेशन 1 आवर एंड अ कैंडिडेट्स अपेयरिंग रिटन एग्जाम वुड बी सब्जेक्ट टू पीएफटी। यदि जो क्वालिफाई होंगे रिटन में, वो सेम डे उनका पीएफटी होगा। देन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये जो पीएफटी है उसमें क्वालिफाइंग इज मैंडेटरी। यदि ऐसा नहीं है कि आप रिटेन क्वालिफाई किए और पीएफटी में फेल हो गए तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, पीएफटी में क्वालिफाई मैंडेटरी है। देन पीएफटी में आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है 7 मिनट में। एयरफोर्स में ये 6.5 है, तो नेवी में ये थोड़ा आसान है। 20 उठक बैठक एंड 10 पुशअप, जिसको आप स्क्वाट अप, ये उठक बैठक को आप स्क्वाट्स भी बोलते हैं, तो ये रहा आपका पुशअप एंड ये रहा आपका स्क्वाट अप, जिसको उठक बैठक। ये मैं ही हूँ फोटोग्राफ में। देन मेरिट लिस्ट फॉर ए एंड एसएसआर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम। जी हाँ, जो मेरिट बनेगी वो कौन सी मेरिट बनेगी, रिटन और पीएफटी के बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी वो डिपेंड करता है पीएफटी पास होने के बाद। तो नॉर्मल बात है, पीएफटी के बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू होगी। तो अब बात ये हो रही है कि मेरिट कैसे इशू होगी। तो जो डबल ए की जो मेरिट बनेगी वो रफली 600 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, और वो जो मेरिट होगी वो स्टेट वाइज ना होकर के ऑल इंडिया मेरिट पे होगी, पहली बात डबल ए के लिए। लेकिन जो एसएसआर को है वो लगभग 2500 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाएंगे, मतलब ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, और वो जो मेरिट बनेगी वो स्टेट वाइज होगी, जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बताया हुआ है। एंड द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल एट चिल्का में वेरी स्टेट टू स्टेट। वही बात हो रही है कि भाई जब मेरिट स्टेट वाइज होगी तो जो कट ऑफ मार्क है वो भी वेरी करेगा, बदलेगा। देन मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में मेरा एक वीडियो है, मेडिकल स्टैंडर्ड नेवी का, जो एयरफोर्स के ऊपर और बाकी सर्विसेज के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं। देन इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथोराइज मिलिट्री डॉक्टर, जो सर्विस के जो डॉक्टर हैं, मिलिट्री के जो डॉक्टर हैं, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स कुछ भी हो सकते हैं, वहीं से वो मेडिकल होगा। इस बार तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप तो सीधा चिल्का जाएंगे तो नेवी के ही डॉक्टर रहेंगे, हो सकता है कुछ डॉक्टर दूसरी सर्विसेज के भी हो सकते हैं। और जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, मेडिकल एग्जामिनेशन चेक किया जाएगा। हाइट यहाँ पे 157 है, इस हाइट का क्राइटेरिया नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अलग है। वेट एंड चेस्ट जो है वो प्रोपोर्शनेट होगा, प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, अनुपात, तो मतलब जिस अनुपात में आपकी हाइट होगी उसी अनुपात में आपका वेट और चेस्ट होना चाहिए। चेस्ट वाली बात कोई मैटर नहीं करती, वेट थोड़ा मैटर करता है, बहुत ज्यादा हेवी ना हो, बहुत ज्यादा हल्के ना हो। देन मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन, वो छाती फुलाने वाली बात जो मैंने कहा उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी कोशिश करें पुशअप अच्छे से करें, तो वो 5 सेंटीमीटर फुलाना होना चाहिए। आप अपने सांस अंदर रख के आप उसको वो करें, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डिटेल्स रिगार्डिंग मिनिमम हाइट एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एंट्री इनटू द इंडियन नेवी एज सेलर्स, ये सारी चीजें जो रिलैक्सेशन है वो सब ऑफिशियल के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे दिया गया है, इंडियन नेवी के वेबसाइट पे। और ये सारी चीजें मैंने भी जो डिटेल लिया है वो इसी वेबसाइट से लिया है, तो एक आपको झलक मिल जाएगी इस वीडियो में। देन मेडिकल स्टैंडर्ड और जो कंटिन्यू कर रहे हैं सीरियल सी, द कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल। बात ये हो रही है कि आप सेना में जाएंगे तो अच्छा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी तरह का कोई डिफेक्ट ना रहे और वो आपकी ड्यूटी को एफिशिएंटली अच्छी तरह से परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम ना करे, भले वो ड्यूटी जो है वो जमीन पर हो या पानी में हो, समंदर में हो, जहाज में हो, या सबमरीन में हो, या और भी किसी कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये शांति का समय हो या वॉर का समय हो। तो इसीलिए फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी कैंडिडेट चाहिए। और ये सारी जो डिटेल जो है, ये सारी ये एनओ नेवी ऑर्डर बोलते हैं, हर सर्विस की अपनी ऑर्डर होती है, उसमें सब रूल्स रेगुलेशन लिखा होता है, तो उसी का एक हिस्सा उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। देन एनरोलमेंट मेडिकल एग्जाम ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु आर इन मेरिट लिस्ट विल बी हेल्ड एट आईएनएस चिल्का, जो कि हमने पहले बता दिया। जो लोग रिटन पीएफटी में क्वालिफाई होंगे उनका जो एक ही मेडिकल होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, वो चिल्का में होगा, सीधा आप वहीं पे मेडिकल क्वालिफाई होंगे और ट्रेनिंग कंटिन्यू हो जाएगा। देन कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली फिट विल कंटिन्यू, एंड जो फिट नहीं है, जो अनफिट है बेसिकली, उनको आप उनको डॉक्टर तो अपनी बात कह देंगे, और उसके खिलाफ उनको या लग रहा है वो सहमत नहीं है उससे, वो बेहतर कर सकते हैं, वो ठीक है, तो वो सर्विस के नियम के अनुसार 21 डेज के अंदर में नेवी का जो हॉस्पिटल है आईएनएचएस कल्याणी,
ये तो कल्याणी जो विशाखापट्टनम में है, एंड निवारणी है जो चिल्का में, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो वहां पे जो हॉस्पिटल है वो निवारणी बोलते हैं। तो आप कहीं भी जैसी आपकी मर्जी हो, यहाँ पर या यहाँ पे आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस है, वहां पे ट्रेनिंग के साथ तो तुरंत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप 21 डेज के बाद जाते हैं तो आपको कुछ अपना, यदि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आप उसको ठीक करा के 21 डेज के अंदर में आप इधर जाइए या इधर जाइए। इधर बहुत सारे स्पेशलिस्ट है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स, अपने कानों को जो है वो वैक्स को साफ करा लें, एंड दांतों में जो टाटर है, जो गंदगी है, उसको भी मेडिकल एग्जाम में जाने से पहले क्लीन करा लें। देन विजुअल स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेसिकली नेवी के लिए, एंड नेवी का जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो टफ है कंपेयर टू एयरफोर्स, ध्यान रखेंगे। तो नेवी क्या बोलती है, डिस्टेंट विजन ही, यदि दूर वाली आंख में समस्या है तभी जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है, माने इतना चलेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, पहली बात ये। तो दूर वाली में ही प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नजदीक वाली में प्रॉब्लम है ऐसे में तो ये फिर तो गड़बड़ है भाई, नजदीक वाला नहीं चलेगा। देन डिस्टेंट वाले में भी कुछ उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है कि बिना ग्लास का आपको, बिना ग्लास का बेटर आई, अच्छी आंख तो 6/6 होती है, देन खराब आंख जो है, गड़बड़ वाली जो आंख है वो 6/9 तक, लेकिन चश्मे के साथ या विद ग्लासेस जिसको बोले आप, तो वो दोनों कंडीशन में अच्छी आंख भी 6/6 होनी चाहिए, और जो गड़बड़ वाली आंख है तो गड़बड़ी तो कुछ है ही नहीं भाई, आप चश्मा पहन लिए मतलब 6/6 होना है बिल्कुल फिट। देन एप्लीकेंट डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय एनी आर्म फोर्सेज हॉस्पिटल इन वेरियस प्रीवियस रिक्रूटमेंट फॉर सेम एंट्री आर एडवाइज नॉट टू अप्लाई, यदि इनका ये कहना है कि आप पिछले मेडिकल में यदि फेल हो गए हैं तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और कब, जब आप परमानेंटली मेडिकली अनफिट हैं, मतलब कुछ ऐसा आपको डॉक्टर ने बोला कि आप परमानेंटली मेडिकली अनफिट हैं, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है एक तरह से। देन टैटूज के बारे में, टैटूज आजकल यंगस्टर्स बनवा रहे हैं, सो परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरआर्म। फोरआर्म क्या होता है, एल्बो से लेके ये जो रिस्ट तक का एरिया उसको फोरआर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इनर मतलब अंदर वाला हिस्सा, जहां से बाहर से वो दिखे नहीं, आप सर्विस में हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। तो ये जो चीज है, तो यहीं पे बात हो रही है कि कहाँ कहाँ पे आप बनवा सकते हैं। देन परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ध्यान देंगे यदि पीठ पे, गर्दन में कहीं और है, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड यू आर बार्ड, आपको मना कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, भर्ती नहीं होगी। देन ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, इनिशियल इंगेजमेंट माने जो प्रारंभिक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली गवर्नमेंट के साथ, नेवी के साथ, तो वो उसके बारे में। तो द ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल कमेंस इन अगस्त 21, वो तो देख लिया, विद 9 वीक्स फॉर AA एंड 22 वीक्स फॉर SSR। जो ये ट्रेनिंग होगी वो 9 वीक्स डबल ए की, इसका मतलब डबल ए को बाद में बुलाते हैं, SSR की ट्रेनिंग पहले शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ा सा चलेगा, फिर डबल ए की रिपोर्टिंग बाद में होती है, तो इसलिए 9 वीक्स की इनकी ट्रेनिंग हो गई, और इनकी जो ट्रेनिंग हो 22 वीक्स की हो गई SSR की। बेसिक ट्रेनिंग सबका साथ में होगा चिल्का में, फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी होगी। प्रोफेशनल मतलब जो भी आपको ट्रेड मिलता है, जो ब्रांच मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ऐसे जिसका जैसा ब्रांच है। ट्रेड इन वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, नेवल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जिसने अलग अलग हैं, जिसमें जिसका ब्रांच रहेगा, ट्रेड रहेगा, वैसे वहां पे ट्रेनिंग होगा। देन ब्रांच ट्रेड विल बी एलोकेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस, ये जो ब्रांच का जो देना है, मेडिकल का देना है, इलेक्ट्रिकल या कुछ भी ब्रांच में, वो सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार वो ब्रांच एलोकेट होगा, हमारी आपकी मर्जी नहीं चलेगी। देन डिस्चार्ज एज अनसुटेबल, यदि आप अनसुटेबल हैं, यदि, तो आपको सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। एक सोल्जर को अपना जो बिहेवियर है हमेशा अच्छा रखना है, आपको एक रोल मॉडल बनना है सबके लिए। देन ट्रेनीज आर लायबल टू बी डिस्चार्ज, उनको सर्विस से निकाल दिया जाएगा यदि कहीं से भी उनको अनसुटेबल पाया गया तब। देन इंक्लूडिंग एकेडमिक, एकेडमिक में भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़, नंबर कम आ रहा है आपका, या आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर सही नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है किसी भी टाइम में, तो आपको सर्विस से बाहर निकाल देंगे। देन ट्रेनीज आर ऑल्सो लायबल टू बी डिस्चार्ज एट एनी स्टेज ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग खत्म हो गया तो नहीं बाहर कर सकते, आप अनसुटेबल हैं किसी भी वजह से, नॉट सुटेबल फॉर सर्विस, तो आपको बाहर निकाला जा सकता है। आप अपना काम ईमानदारी से करें, अपना कंडक्ट अच्छे से रखें, सब कुछ होके रहेगा। और एक और बात, इफ दियर डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी फॉल्सिफाइड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यदि डॉक्यूमेंट में आपने कुछ गड़बड़ी की, कुछ जालसाजी की, कुछ गलत साबित हुआ डॉक्यूमेंट आपका किसी भी तरह से, तो उसमें भी परेशानी हो सकती है। आइए इनिशियल इंगेजमेंट के बारे में बात कर लें। इनिशियल इंगेजमेंट मतलब प्रारंभिक में आपका जो नेवी से इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो कितना होगा, तो वो 20 ईयर्स होगा डबल ए के लिए एंड 15 ईयर्स होगा SSR के लिए।
ये आप ये कंफ्यूज मत होए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एसएसआर की सर्विस कम है, डबल ए की ज्यादा है। जी नहीं, सब ठीक है अपने अपने जगह पे। और 15 ईयर्स के बाद इनको भी पेंशन मिलेगा, 20 ईयर्स के बाद इनको भी पेंशन मिलेगा। यदि इन दोनों को आगे सर्विस कंटिन्यू करना है तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, मे बी 57 या 58 ईयर्स तक उम्र तक, ओके तो आप सर्विस कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट टू योर मेडिकल फिटनेस, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि 15 ईयर्स के बाद ही एसएसआर जो है वो सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट एंगेजमेंट पूरा होने के बाद ले सकते हैं, और पेंशन और बाकी जो सुविधाएं हैं उनके साथ। एंड ये डबल ए के लिए ये 15 ईयर्स ना होकर के 20 ईयर्स है, क्योंकि नेवी चाहती है कि एसएसआर को जो ट्रेनिंग दिए हैं या डबल ए को जो ट्रेनिंग दिया है, तो इनके ट्रेनिंग पे ज्यादा खर्च होता है, ये टेक्निकल है, और ट्रेन मैन पावर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए जो इनिशियल इंगेजमेंट है डबल ए का 20 ईयर्स है। इनकी कुछ खास बात मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो जो मेरिट होगा, हमने बात किया कि एसएसआर का तो लो भी चलेगा, डबल ए की मेरिट ऑल इंडिया पे बन रही है तो मेरिट हाई है। रैंक जो है एसएसआर का वो कंपैरिजन टू डबल ए वो ये लो है। पेमेंट जो है नॉर्मल बात है, इनका सब कुछ हाई फाई जा रहा है तो पेमेंट इनका थोड़ा लो है, इनको टेक्निकल अलाउंस है जिसकी वजह से हाई हो जा रहा है। ट्रेनिंग जो है इनका कम पीरियड का है, इनका लंबा पीरियड का होता है, जो ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। बेसिक तो कम है लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग इनका 2.5 साल 3 साल, मतलब बहुत अच्छा पीरियड में टाइम देते हैं इनको ट्रेनिंग में। देन प्रमोशन जो है एसएसआर का स्लो है, डबल ए का फास्ट है। मिनिमम रिटायरमेंट एज जैसा कि हमने देखा कि 15 ईयर्स के बाद आप सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, बट डबल ए के लिए इट इज 20 ईयर्स। फैसिलिटी जो है, रैंक ज्यादा होगा तो फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी इनको। मिनिमम पेंशनेबल सर्विस वो तो आप समझ गए कि 15 ईयर्स 20 ईयर्स। एंड पोस्ट रिटायरमेंट करियर इनका तो वेरी गुड है, इनका तो बहुत बहुत अच्छा है। देन द एप्लीकेशंस आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली ऑन वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना जो अकाउंट क्रिएट करके आप उस एप्लीकेशन को भरेंगे। एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आर टू बी स्कैन एंड अपलोडेड। सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल होने चाहिए, स्कैन करके अपलोड करना है। कहीं पे कुछ ओरिजिनल नहीं है, आपके पास जो भी है उसी को स्कैन करके डालें। फ्यूचर में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उसी समय उसको प्रेजेंट कर दें, और वो नॉर्मली रिटन में यूज होगा या फिर चिल्का में आपकी जब ट्रेनिंग होगी उस समय बुलाया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन। ये जो सारी चीजें हैं ऑनलाइन, आपका सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है वो सब कुछ आपको जब जरूरत आदेश होगा पीएफटी के समय या मेडिकल के समय आपको लेके आना है। इफ द डिटेल प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट मैचिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, थोड़ा बहुत गलती चलता है लेकिन बहुत ज्यादा यदि गड़बड़ी है तो फिर यदि मैच नहीं करेगा तो आपका जो ये कैंडिडेचर है आपको बाहर कर देंगे, आपके एप्लीकेशन को अस्वीकार कर देंगे। तो यहाँ पे एक और कुछ कंफ्यूजन लोगों के मन में आ रहा था जिन्होंने अभी हाल ही में 10+2 क्वालिफाई किया है, सर मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, जो है साहब उसी को आप अपलोड कीजिए। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर मैं रह कहीं और रहा हूँ, क्वालिफिकेशन कहीं और से हुई है, पढ़ाई लिखाई कोई मैटर नहीं करता, आपको जो सुटेबल है आप डालिए, जो डॉक्यूमेंट ज्यादा है आपके पास जहाँ पे सारी वेरिफिकेशन आसानी से हो जाए और आप कंफर्टेबल हो, सर्विस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी रह के पढ़ाई करें। देन द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपियरिंग इन रिटन एग्जाम में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो कि हम पहले कई बार बोल चुके हैं। ऑल पीएफटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मेरिट लिस्ट। जो पीएफटी क्वालिफाई होगा वही उसी साहबों को मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। देन द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ये वेबसाइट पे 23 जुलाई ये की डेट है, तो आप समझ जाइए 23 जुलाई को आपकी मेरिट आएगी, तो इसीलिए अगस्त में वो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। सफिशियंट टाइम रहेगा, लगभग 20-25 दिन, एक महीना। देन ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड एट आईएनएस चिल्का। वो मेडिकल होगा, इनरोलमेंट मेडिकल, नो प्री मेडिकल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसल्ड एंड विल हैव नो क्लेम फॉर इनरोलमेंट इन द इंडियन नेवी। यदि आप टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिस दिन आपको बोला गया है, जिस डेट पे, टाइम और डेट पे, तो आपका कैंडिडेचर आपका वो कैंसिल हो जाएगा और कोई दावा नहीं सुना जाएगा। देन इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फिटनेस इन इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, आप जब तभी भर्ती होंगे जब आप मेडिकल एग्जाम में क्वालिफाई होंगे चिल्का पे, उसके बाद ही सारी कार्रवाई होगी। इन केस किसी वजह से, जस्ट जानकारी के, इन केस किसी वजह से आप समय पे रिपोर्ट नहीं कर पाए, आप जब रिपोर्ट कर पाए आप जाइए और कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, यदि कुछ इमरजेंसी है, बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो, अदरवाइज आप कोशिश करें टाइम पे जाने के लिए, ये करियर का मामला है। देन द कैंडिडेट सिलेक्शन पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर बैच इज वैलिड फॉर दैट बैच ओनली। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये जो
सिलेक्शन हो रहा है अभी, वो केवल उस बैच के लिए ही है, एंड दिस बैच इज कॉल्ड अगस्त 21 बैच। ऐसा नहीं है कि इस बैच में आप सिलेक्शन नहीं हो पाए तो यही आपका जो चीज़ है वो दूसरे बैच में एप्लीकेबल हो जाएगा, जी नहीं। क्योंकि कुछ सर्विसेज में ऐसा होता है कि इस बार अभी नहीं आपको बुला पाए ट्रेनिंग के लिए तो अगले बार बुला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है नेवी में। देन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज नेम्स डोंट अपीयर इन द मेरिट लिस्ट कैन नॉट क्लेम, वो फिर क्लेम नहीं करेंगे नेक्स्ट बैच में भर्ती होने के लिए, इस बार मेरिट में नाम नहीं आया तो। ये तो पुरानी रूल्स है। These candidates will have to undergo the selection procedure afresh। यदि फिर से अगले बैच में ज्वाइन करना है इस वाले में तो आपको पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर उसको फॉलो करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर रिटन पीएफटी मेडिकल सब कुछ। Then all candidates who are selected in merit list will required to download पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी मेरिट में सिलेक्ट हो गए। तो जो लोग मेरिट में सिलेक्ट हो गए उनको फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल से पहले उस दौरान उनको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो लेके जाना है, और ये जो फॉर्म है आप ये जो नेवी की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बात ये हो गई। दूसरा जो भी ये है, कैंडिडेट शुड बी इन पोसेशन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम आइदर प्लेस ऑफ डोमिसाइल। जैसा कि मैंने बताया, या तो डोमिसाइल की जगह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो या जहां पे आप अभी रह रहे हैं जहां से क्वालिफिकेशन है कहीं भी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट्स विदाउट द वेरीफाइड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और रिपोर्ट विद एडवर्स कमेंट, यदि आपने पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आप लेके नहीं गए या आपके फॉर्म में कुछ एडवर्स कुछ नेगेटिव कमेंट है पुलिस की तरफ से कैरेक्टर को लेके, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल। एंड जो फॉर्मेट है वो यहीं पे है। एक और बात है कि जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप टाइमली वेरिफिकेशन के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दें ताकि आप ट्रेनिंग के समय इसको लेके जा सकें। देन नो इंक्वायरी विल बी इंटरटेन रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट। कोई भी इंक्वायरी इस पे इंटरटेन नहीं की जाएगी, सुनी नहीं जाएगी, ये 6 मंथ के बाद में। देन कैसे अप्लाई करना है वो सब आप जानते हैं। पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करना इस वेबसाइट पे जाके, ये जो पीरियड है यही है, आज 27 है, टाइम है अभी। देन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट या 10+2 की जो मार्कशीट है उसको रेडी रखें, रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ सकता है, देख देख के उसमें परसेंटेज या कुछ मार्क्स डालना होगा। देन आपको इस वेबसाइट पे जाके ये लॉग इन करना है, इसमें अप्लाई करना है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डबल ए के लिए कि एसएसआर के लिए, वो सारी चीज़ें, और ऑल रिक्वायर्ड डेटा जो है फिल करें, डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके ओरिजिनल लगाएं जो है आपके पास। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फर्दर, फिर तब जाके जब आप सबमिट करेंगे तो ये सारा जब आपका एप्लीकेशन है वो स्क्रूटनाइज होगा। स्क्रूटनाइज मतलब जांच पड़ताल की जाएगी सही है कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं, और उसके बाद आपको जो है फर्दर कॉल अप लेटर इशू किया जाएगा डिपेंडिंग अप टू आप 10,000 की जो कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। और फोटोग्राफ जो है वो ब्लू बैकग्राउंड का होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का। यदि आपने नहीं किया तो बात ही अलग है, अभी तो फॉर्म सबमिट कर दिया होगा, यदि नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। और इन केस आपने दूसरे बैकग्राउंड में फोटो डाल दिया, कॉल अप लेटर आ गया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन द एप्लीकेशन में बी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर, ये उनके लिए है, टोटली ऑप्शनल है ये। यदि आपने फॉर्म भर दिया तो उसको आप अपलोड, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए है, डाउनलोड करके प्रिंट यदि लेना है तो ये जो गवर्नमेंट का चार्ज है 60+ जीएसटी वो ले सकते हैं। ये टोटली आपके खुद के रेफरेंस के लिए, इसको नेवी से कोई लेना देना नहीं है। देन यदि कुछ आपको इशू हो रहा है किसी भी तरह का, तो ये जो पोटेंशियल कैंडिडेट मतलब जो लगता है कि भाई नेवी ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। देन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन डिवाइसेज, ये तो हर जगह मना रहता है। यदि आप कुछ ऐसे इसमें कुछ उल्लंघन करते हैं तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लागू होगा। देन कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम, समय पे अप्लाई कर दें, लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। एंड कैंडिडेट शुड नॉट मिसबिहेव, आपको अपना बिहेव अच्छा रखना है, आप डिफेंस ज्वाइन करने वाले हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर पर भी किसी तरह की बदमाशी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड अवॉइड सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन दें, एक से ज्यादा एप्लीकेशन देंगे तो आपका कैंडिडेचर जो है, आपका एप्लीकेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। देन द डिसीजन ऑफ द इंडियन नेवी फॉर द एलिजिबिलिटी या और किसी मैटर पे रिटन एग्जाम में पीएफटी पे, वो भी डिसीजन जो है वो नेवी का ही फाइनल रहेगा। तो इससे कुछ कंफ्यूज नहीं हो, नॉर्मली जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में वही होगा, बट फ्यूचर में कुछ ऐसी बात आती है तो फाइनली एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी या रिक्रूटिंग एजेंसी नेवी है तो नेवी का डिसीजन फाइनल होगा। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरिट क्यों लिया, परसेंटेज क्यों लिया, 10,000 को क्यों बुलाया, ऐसी कुछ सुनवाई नहीं होगी। देन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल, ये थोड़ा सा एक बात कहा है उन्होंने कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिलहाल आपके पास जो है, आप जहां से भी रहने वाले हैं परमानेंटली या जहां पे आप अभी स्टे कर रहे हैं, जो सूटेबल आप बनाइए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। देन
ये आरटीपीसीआर के बारे में, जो कि कोविड की वजह से ये रिपोर्ट मांगा जा रहा है, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम जो है 72 आवर्स का होना चाहिए ये जो रिपोर्ट आप लेके जाएंगे आरटीपीसीआर कोविड वाला। और एक और बात यहाँ पे कि ये जो लैब है वो थोड़ा ऑथोराइज रहे, यहाँ ध्यान रखेंगे। कोई चेक तो नहीं करने जाने वाला, बट फिर भी फ्यूचर में यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये कहीं से भी कराएं आप, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्रीडेटेड का मतलब रजिस्टर्ड हो उस लैब में। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उस रिपोर्ट पे डेट एंड स्टैम्प पक्का आप ये लगवा लें, क्योंकि बिना डेट स्टैम्प का वो फेक लगेगा, एंड बिना स्टैम्प का तो पक्का फेक लगेगा। ओके, देन लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। देन वार्निंग वहां पे नेवी ने इशू किया है कि बीवेयर ऑफ एजेंट, चीट, टाउट्स, एंटी सोशल एलिमेंट, क्योंकि कई लोग क्या है धोखा देते हैं। तो एजेंटों, धोखा देने वालों, दलालों, असामाजिक तत्वों से सावधान रहें। नौसेना भर्ती के कई लोग आपको बोलेंगे कि उनका जो है अधिकारियों से बहुत तालमेल है और आपकी भर्ती कराने का वादा कर सकते हैं, और इसी बहाने वो पैसा ऐंठेंगे। तो नेवी ये कहती है कि हम आपको जोर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बात संभव नहीं है। ये जो भी डायरेक्टिव है ये आईएचक्यू एमओडी द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वही जारी करती है, और किसी का कोई रोल नहीं है। देन दलालों द्वारा किसी तरह का यदि कोई आपको बार बार तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, पैसा मांग रहा है, तो आप पुलिस के पास जाएं और मामले में एफआईआर दर्ज कराएं। किसी भी एजेंट के सामने आप झुकने से पहले, भर्ती के लोभ के में पड़ने से पहले 2 बार सोचें। और आपको यदि लगता है कि आप यदि उस एजेंट के चक्कर में आके आप भर्ती हो सकते हैं, तो बिलीव मी कि आप उस मौके को खो देंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। और एक और बात, एक अच्छे देश के नागरिक के नाते आपका आचरण जो है वो अच्छा होना चाहिए। अनुचित साधन का उपयोग करके आप नेवी में जाने से बचें। देन डिस्क्लेमर, ये जो दावा अस्वीकरण होता है, ये विज्ञापन में दिया गया नियम और शर्त केवल दिशा निर्देश हैं, केवल डायरेक्टिव है जो सरकार द्वारा समय समय पे बदले जाएंगे, और वो केवल उन्हीं कैंडिडेट पे लागू होगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वाला कैंडिडेट इसको कोट करेगा। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, कुछ कंफ्यूजन ऑलरेडी आपने क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।